नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। आदमपुर का महासंग्राम। आदमपुर के महासंग्राम में बयानबाजी शिखर पर है। सभी दलों के जीत के दावे हैं और जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आ रही है वैसे वैसे चुनावी और राजनीतिक उठापटक भी तेज हो गई है। लेकिन ऐसे में उपचुनाव से जुड़े कई सवाल हैं। आपके और हमारे जहन में बहुत सारे सवाल हैं। क्या भव्य बिश्नोई की जीत के साथ भजनलाल का किला बना रहेगा या कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है? जेजेपी का क्या फैसला होने वाला है? साथ ही आपसे गुटबाजी से दो चार हो रही कांग्रेस पार्टी कैसे मजबूती से उपचुनाव लड़ेगी, सवाल ये भी उठता है। तो आदमपुर महासंग्राम में एक खास पैनल के साथ खास चर्चा करेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। आदमपुर का महासंग्राम बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। सभी दलों के जीत के दावे हैं। बीजेपी भजनलाल के पोते और कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को मैदान में उतार चुकी है, तो उधर आप भी उम्मीदवार का ऐलान कर चुकी है। लेकिन उपचुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे नए समीकरण भी बन रहे हैं। बीजेपी ने भव्य बिश्नोई को मैदान में उतारा तो अब अलग अलग तरह की अटकलों के चलते जेजेपी के कदम पर सभी की निगाहें हैं। ऐसे में दिल्ली में जेजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में आदमपुर उपचुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर के चर्चा की गई। लेकिन आदमपुर उपचुनाव को लेकर गठबंधन में लड़ने या न लड़ने को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पाई। उधर आदमपुर में मजबूत होने का दावा करने वाली कांग्रेस एक बार फिर से गुटबाजी से जूझती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने उम्मीदवार के नामों को लेकर किए गए सवाल पर इशारों ही इशारों में भूपेंद्र हुड्डा को ही निशाने पर ले डाला। किरण के वार पर हुड्डा ने भी पलटवार किया और कहा कि मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नहीं हूं और एक तरफा कर कौन रहा है। एआईसीसी के अंदर एक प्रक्रिया होती है जिस प्रक्रिया के तहत सारे नेताओं को बुलाया जाता है। जो सीनियर नेता हैं जैसे शैलजा जी है, रणदीप है, मैं हूँ, हुड्डा साहब हैं और जो कैप्टन अजय यादव हैं, तो ये सारों की मीटिंग बैठक हुआ करती थी। अब जैसे एलनाबाद के समय हुई और बड़ौदा के समय भी हुई, लेकिन इस बार इस तरह की कोई बैठक हुई नहीं है। तो हम लोग फिर उसके बारे में हम कुछ जानते नहीं है, तो हम कह नहीं सकते हैं। हमारे को बुलाया जाएगा तो हम जरूर जाएंगे। ये मैं बार बार ये बात दोहराती आ रही हूँ कि मेरे कई शुभ चिंतक हैं बहुत जबरदस्त, जो ये शायद चाहते होंगे कि किरण चौधरी बाहर निकल जाए, लेकिन किरण चौधरी कहीं नहीं जाने वाली। नहीं, ये अपने मुंह से आप कुछ कह रहे हैं। नहीं, उनका बयान है सर। दिखाओ। कल उन्होंने बयान दिया है। दिखाओ, मेरा नाम लिया। एक तरफा खबर लगी है, एक तरफा छोड़ो, मेरा नाम लिया क्या? आपका नाम नहीं है। फिर मेरा नाम ले क्यों ले रहे तुम? सर, पंजाब एक तरफा कौन कर रहा है? मैं तो पार्टी का अध्यक्ष नहीं हूँ। पंजाब के अंदर खालिस्तान को लेकर रैलियां निकाली जा रही है। उम्मीदवार जल्दी तय होगा। आज तो यहाँ है, कल या परसों में उम्मीदवार तय हो जाएगा। मजबूत उम्मीदवार दिए जाएंगे विचार करके, और वहाँ कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। क्या जेपी हो सकती है सर? कई है उम्मीदवार कंसिडरेशन। जाहिर है आदमपुर उपचुनाव सभी दलों की परीक्षा है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए कुलदीप बिश्नोई के लिए बेटे की जीत प्रतिष्ठा का सवाल बनी है, तो कांग्रेस बार बार मजबूती का दावा करती आई है। तो क्या गुटबाजी के साथ भजनलाल परिवार के सामने सीट बचाने में कामयाब हो पाएगी? तो वहीं जेजेपी ने भी आदमपुर उपचुनाव को लेकर के कल फिर बैठक बुलाई है। ऐसे में देखना ये होगा कि जेजेपी क्या बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है या फिर इस बार अलग राहें चुनती है, और आदमपुर की जनता किन मुद्दों के साथ किसे विधानसभा भेजती है। सवाल तो ये भी कि आदमपुर की जनता को आखिर इस उपचुनाव से क्या हासिल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो रिपोर्ट आपने देखी और रिपोर्ट के जरिए आपने समझा भी कि आज हमारी डिबेट की डायरेक्शन क्या रहने वाली है, किन किन मुद्दों को लेकर बात होगी, किन किन सवालों के जवाब लिए जाएंगे। क्योंकि देखिए सभी दलों से जुड़े सवाल हैं। बीजेपी ने भव्य बिश्नोई को उम्मीदवार तो उतारा है, लेकिन भव्य के साथ क्या कमल खिलने वाला है आदमपुर में? क्या भजनलाल परिवार, क्या कुलदीप बिश्नोई अपना किला, जो कि बार बार कहा जाता है कि ये गढ़ है, ये परिवार बार बार जीतता आया है, क्या ये किला बना रहेगा? कांग्रेस जो दावा करती है कि कोई परिवार नहीं बल्कि पार्टी ही मजबूत रही है, तो सीट तो देखिए कांग्रेस की थी। कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस को अलविदा कहा, बीजेपी में आए, अब उनके बेटे मैदान में हैं, तो क्या कांग्रेस सीट बचा पाएगी? और इस गुटबाजी के साथ कैसे उपचुनाव में कांग्रेस जाने वाली है, सवाल ये भी।
कुछ खास प्रवक्ता और एक खास पैनल हमारे साथ है। बीजेपी से भूपेंद्र सिंह गहलावत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। परिचय आपसे करवा दें। कांग्रेस से रविंद्र सिंह ढुल साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। इनेलो प्रवक्ता राजवंत दहिनवाल जी हमारे साथ हैं। बीजेपी प्रवक्ता मनदीप बिश्नोई जी जुड़ गए हैं और राजनीतिक विश्लेषक रणवीर शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। सभी का स्वागत है चर्चा में। शुरुआत बीजेपी से करेंगे। गहलावत जी, आप लोग चुनके उम्मीदवार उतार चुके हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है आपकी पार्टी को उम्मीदवार के नाम का ऐलान होने के बाद? जी देखिए, हरियाणा प्रदेश में एक ही पार्टी है जो बहुत मजबूती से हर एक चुनाव लड़ती है और जिसका मजबूत संगठन है। हमारा पन्ना प्रमुख से लेके और हमारे जो स्टेट के प्रधान हैं माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, हमारा पूरा संगठन मजबूती से हर चीज का मुकाबला करता है। चाहे हमने कोरोना के काल में किया हो, चाहे चुनाव की बात हो। हमारी पार्टी कोई अलग से चुनाव की तैयारी नहीं करती, बल्कि हम 24 घंटे और 12 महीने जनता की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। और कोई भी गरीब आदमी हो, गांव का हो, शहर का हो, सबकी समस्या दूर करने के लिए हमारी पार्टी हमेशा तत्पर रहती है। और हमारी पार्टी ने कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई, जो कि बहुत पढ़े लिखे हैं और उनको राजनीतिक परिवार से हैं, वो खुद भी राजनीति में है, उन्होंने पहले भी चुनाव लड़ा था, हमने उनको उम्मीदवार बनाया है। उनके मुकाबले में कांग्रेस पार्टी को कोई उम्मीदवार नहीं सूझ रहा और ये 2-3 महीने से दीपेंद्र हुड्डा और ये सारे लोग वहां डेरा डाल के बैठे हुए थे। लेकिन ये कभी संपत को लाते थे, कभी किसी को लाते थे और कोई वहां चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हो रहा। ये किसी ना किसी को बलि का बकरा बनाएंगे। मैं तो ये कहता हूं कि ये गुणगान करते हैं, कांग्रेस पार्टी का कम करते हैं और भूपेंद्र हुड्डा का ज्यादा गुणगान करते हैं। मैं तो कहता हूं भूपेंद्र हुड्डा को अपनी लोकप्रियता का पता लग जाएगा, वह और आदमपुर में चुनाव लड़के देखे ताकि सबको उसकी असलियत का पता लगे। और मैं तो ये कहना चाहता हूं, देखिए आदमपुर का जो चुनाव है वो एक तरफा है। ये जो 3-4 पार्टी जो चुनाव लड़ेंगी, ये दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ेंगी। और मैं तो ये कहता हूं कि किसी पार्टी की अगर जमानत भी बच जाए तो वो भी गनीमत है। हमारी जो राष्ट्रीय स्तर की पॉलिसी है माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, और चाहे हरियाणा प्रदेश में मनोहर लाल जी जो लोकप्रिय और ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, उनकी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता रविंद्र सिंह ढुल जी हमारे साथ हैं। ढुल साहब, क्या वाकई कांग्रेस पार्टी को उस सीट पर जिस पर की मजबूत होने का दावा करती है कांग्रेस पार्टी, जीतती भी आई है, क्या वाकई उम्मीदवार नहीं मिल रहा, जो कि बीजेपी प्रवक्ता के आरोप है? खुद उम्मीदवार नहीं था, तभी तो कांग्रेस पार्टी से बहला फुसला करके प्रलोभन दे करके जो है कांग्रेस से कुलदीप बिश्नोई जी को लेकर के गए, पार्टी से गद्दारी करवा करके, और उसके बाद जबरदस्ती करके हरियाणा की जनता के ऊपर चुनाव थोपने का काम किया। ये खुद जो लोग खुद इम्पोर्टेड उम्मीदवार से काम चला रहे हैं, वो भी ऐसे उम्मीदवार से जो उम्मीदवार कभी ये कहा करता है कि भारतीय जनता पार्टी तो धोखेबाज पार्टी। तो ऐसे पार्टी के जो आत्मसम्मान है, उनका जो स्वाभिमान है, उनकी जो तैयारी है, वो बिल्कुल सामने आ जाती है। पिछले चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के वहां पर परफॉर्मेंस देख लीजिए और कांग्रेस की परफॉर्मेंस देख लीजिए, उससे पता लग जाएगा, इनको आईना पता लग जाएगा कि इनके साथ में क्या होने वाला है। ये सीट पहले भी कांग्रेस की थी, अब की बार भी कांग्रेस की है। वोटर वहां पर कांग्रेस का था। ये भारतीय जनता पार्टी को एक वहम था कि कुलदीप बिश्नोई जी को लेकर के जाकर के और उनको जो है प्रलोभन दे करके उनको विधायक या उनके पुत्र को विधायक बनाने का काम करेंगे। उनके पुत्र तो खुद जमानत जब्त करके बैठे हुए थे पिछली बारी वहां पर। तो ये देखने वाली चीज है, इसको हमको अच्छी तरह से समझना होगा। वहां पर वोट बैंक कांग्रेस का है, कांग्रेस का विधायक कैंडिडेट ही विधायक चुन करके आएगा। और भारतीय जनता पार्टी पिछली बार भी दूसरे नंबर पर थी, इस बार भी दूसरे या तीसरे नंबर पे होगी। पहले नंबर की भाजपा उम्मीद बिल्कुल छोड़ दे। हरियाणा की जनता कितनी त्रस्त है इनसे, वो इस बात से पता लग जाता है। पिछले दोनों उपचुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। यह भी ऐतिहासिक तौर पर पहली बार हुआ है कि कोई रूलिंग गवर्नमेंट लगातार 2 उपचुनाव हार जाए। जी चलिए गहलावत जी, आपसे प्रतिक्रिया लेंगे, आपको कुछ बोलना भी है इस पर, लेकिन बाकी प्रवक्ताओं को पहले चर्चा में हम जोड़ें। बिश्नोई जी, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है सर? हमें तो कम से कम अभी तक समझ नहीं आया। आप हालांकि इससे पहले पैनल पर ही दावा कर चुके थे कि गठबंधन में लड़ेंगे, मिलकर चुनाव लड़ेंगे, भव्य बिश्नोई गठबंधन के उम्मीदवार के, लेकिन अभी भी सस्पेंस बरकरार के। देखिए, निश्चित तौर पर जैसे मैंने 2 दिन पहले इसी चैनल के ऊपर
पूरे प्रदेश की जनता के सामने ऑन एयर ये कहा था कि जब सरकार गठबंधन में चल रही है तो चुनाव जिस प्रकार से बड़ौदा का, ऐलनाबाद का लड़ा गया था, उसी प्रकार से आदमपुर का चुनाव भी लड़ा जाएगा। अब जो 2 दिन की जो चर्चा चल रही है वो पोस्टर को लेकर के चल रही है, जिसके ऊपर अभी थोड़ी देर पहले माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का सोशल मीडिया पे उनका एक वक्तव्य रहा था कि अभी तो पार्टियों ने रणनीति नहीं बनाई, दोनों पार्टियां मिलकर के बैठ करके चुनाव की रणनीति बनाएगी और चुनाव प्रचार में जाएगी। लेकिन जो पोस्टर आया है वो किसी न किसी, मैं तो ये कहूंगा, उन्होंने भी यही कहा है कि किसी नेता, किसी कार्यकर्ता ने डाल दिया होगा। मैं तो कहूंगा कि नवोदित भाजपाई, जिसे अभी संगठनिक जानकारी बहुत कम है कि संगठन किस प्रकार से चला करते हैं, गठबंधन में सरकारें किस प्रकार से चला जाती है, शायद उनको उन मर्यादाओं का ध्यान नहीं होगा और उस नासमझी में और भूलवश हो सकता है कि वो उन्होंने डाल दी हो अति उत्साह में नवोदित भाजपाई ने, तो हो सकता है इस प्रकार का हो। लेकिन निश्चित तौर पर नवोदित कौन है ये? आप कौन, बिश्नोई परिवार की ओर आपको इशारा है क्या? देखिए, नवोदित भाजपाई कोई भी हो सकता है, उनका कोई कार्यकर्ता हो सकता है, कोई और हो सकता है। मैं किसी के बारे में नहीं कह सकता, क्योंकि वो किसने लगाया किसने नहीं लगाया इस बारे में तो वो ज्यादा बेहतरीन तरीके से बता सकते हैं। लेकिन इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी की बड़ी स्पष्ट जो वर्जन आया है वो एक स्पष्ट मैसेज देता है कि गठबंधन की सरकार चल रही है। और धनखड़ जी की भी एक वक्तव्य इस पर आया था कि दिल और दल से दोनों जो पार्टियां हैं वो चुनाव, आदमपुर का उपचुनाव लड़ेगी। और कांग्रेस की हालत तो आज ये है कि उनकी जो टिकट की विंडो है वो बिल्कुल खाली पड़ी है, उस पर कोई टिकट देने वाला ये बैठे हैं, लेकिन टिकट लेने वाला अभी, जिस प्रकार से हम देखते थे पुराने समय में, आज से 20 साल पहले दौर होता था सिनेमा हॉल का, और उसके अंदर कोई पिक्चर जब पिट जाती थी, जिनको कोई देखना नहीं चाहता दर्शक, उनकी खिड़कियां खाली रहती थी, कोई टिकट लेने वाला नहीं होता था। आज कांग्रेस की हालत ऐसी हो चुकी है, उसके पास कोई टिकट लेने वाला नहीं है। देश की सबसे पुरानी पार्टी होने का दावा करने वाली और जिसने कई सालों तक, दशकों तक हरियाणा पर और केंद्र पर राज किया हो, उसके पास एक उपचुनाव में एक कार्यकर्ता नहीं है। और आम आदमी पार्टी जो कह रही है कि हम तो आम लोगों की पार्टी है, उसके आज आपने देख लिया कि लगभग दर्जनों लोग पार्टी छोड़ करके इस कारण से चले गए कि कल को कोई नव आगंतुक कोई नेता आया और वो टिकट झटक के ले गया। क्योंकि देखो, नई पार्टी हो उसके अंदर तो कोई नए लोग आए, ठीक है, लेकिन पुरानी पार्टी जिसने 3-4 चुनाव लड़ दिए हो, वो कोई बाहर से इंपोर्ट करके तो बीजेपी में क्या हुआ? अरे सर, बीजेपी में क्या हुआ फिर? रविंद्र ढूंढ जी तो बीजेपी को लेकर कह रहे थे ना कि बीजेपी ने भी तो दूसरे दल से उम्मीदवार को शामिल होने के बाद उन्हीं के बेटे को तो उम्मीदवार बनाया गया। आप खुद ही सेल्फ रोल कर रहे हैं। आप देखिए उसके बारे में तो बीजेपी के प्रवक्ता बता सकते हैं कि इस प्रकार के, लेकिन मैं कहूंगा तो आप भी तो दम भर रहे हैं ना। वो उनकी सीट थी, उन्होंने वहां से इस्तीफा दिया, इसलिए उनको इस प्रकार के कि उनका हक बनता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको उम्मीदवार बना दिया होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी जो आम आदमी का होने का दम भरती है, उसने एक इम्पोर्टेड और एक आम नहीं बल्कि खास आदमी को उम्मीदवार बताया। तो अपने आप को इनको नाम चेंज कर लेना चाहिए, आम आदमी पार्टी की जगह खास आदमी पार्टी बना देनी चाहिए, तो अपना नाम शीर्षक इनेलो की बात होगी। रजवंत जी, आपकी पार्टी की क्या स्थिति है अभी? उम्मीदवार को लेकर कितना इंतजार करना होगा? 2 दिन का इंतजार और करना होगा। शायद कल हमारी बैठक होनी है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी इस चीज के बारे में निर्णय करेंगे। और हमारे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने इस टिकट के बारे में एक 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था, और वो आदमपुर के सभी गांवों में, लगभग 57 गांवों में जाकर उन्होंने पार्टी के वर्करों के अलावा आम जनता से भी पूछा। उन्होंने अपनी एक पैनल बनाया था कि किन किन आदमियों का हम पूछें कि कौन सा उम्मीदवार बेहतर रहेगा, जो हल्के के लोगों के सेवा कर पाएगा बेहतर तरीके से। तो उसी को लेकर उन्होंने एक अपनी रिपोर्ट तैयार करके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को दी है, और शायद कल वरना परसों आपको निश्चित तौर पर नाम फाइनल कर दिया जाएगा इस चीज को लेकर। और मैं अभी जो भाई मनदीप बिश्नोई जी जो बात कह रहे थे, मैं शायद भाई से भी पूछना चाहूंगा, या शायद भाई भूल गए कि वो बीजेपी के गठबंधन के हैं। वो जिस प्रकार से बात कर रहे हैं आयातित उम्मीदवार की, तो ये कोई पहली बार नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी में। इससे पहले भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को, ऐलनाबाद का चुनाव हुआ था, वहां पे भी वो किसी बाहर के उम्मीदवार को लेके आए थे, और आज यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है। गठबंधन के जो सरकार है, इनके पास आज भारतीय जनता पार्टी के पास अपना कोई उम्मीदवार नहीं है। ये सिर्फ ये देखते हैं कि कौन सा उम्मीदवार हमें ऐसा मिले जो बाहर से आ जाए,
ये तो उम्मीद करते हैं कि कोई इनेलो को छोड़ के, कोई कांग्रेस को छोड़ के या कोई और दल को छोड़कर हमारे पास आए और हम उसके सारे अपनी राजनीति करें। ये बात एक आप भी सोच के देखिए कि एक सत्तारूढ़ पार्टी है, 2 उपचुनाव हुए हैं और दोनों उपचुनाव हारे हैं और अब तीसरा उपचुनाव आया है। तो मैं इस चीज के लिए आपको पूरी तरह से आश्वस्त होकर कहता हूं कि ये तीसरा उपचुनाव भी निश्चित तौर पर हारेंगे। क्यों? क्योंकि हालात ही ऐसे बने हुए हैं जहां पर एक तरफ जो गठबंधन सरकार का दम भरने वाले लोग और वो गठबंधन को अनदेखा कर रहे हैं और वहीं पर गठबंधन की मजबूरी, गठबंधन के लोग ये कह रहे हैं कि हमारा गठबंधन है और हम इनका मदद करेंगे। एक तरफ अपनी बैठकें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनकी मंशा ये है कि कैसे जो कुलदीप बिश्नोई का बेटा भव्य बिश्नोई है उसको कैसे उसके अकल ठिकाने लगाई जाए, कैसे उसको हराया जाए, ये इस चीज की प्लानिंग कर रहे हैं। जिताने के चक्कर में नहीं है ये। क्यों? क्योंकि इन दर्द इनको भी है कि हम गठबंधन में और जो पोस्टर में हमारा चेहरा गायब है तो ये कैसे उनके साथ लग जाएंगे। तो ये गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। कुछ दिन में इसके जो तंबू है वो उखड़ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। निश्चित तौर पर वहां पर इंडियन नेशनल लोकदल का जो उम्मीदवार आएगा वो वहां पर जीत कर निकलेगा। रणवीर शर्मा जी, आपने सभी प्रवक्ताओं को सुना, सबके जीत के दावे हैं, सबके अपने अपने विरोधियों पर वार हैं। आपको क्या लगता है कि आज की तारीख में आदमपुर का क्या मिजाज है? ज्योति मैम, मैंने सभी दोस्तों को सुना है और सभी की अपनी अपनी मजबूरियां हैं और अपने अपना सिस्टम है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे जेजेपी हो। इनका आपस में मनमुटाव जो चल रहा है, जब तक ये दूर नहीं होगा तो इनकी भी आपस में खटास को दूसरी पार्टियां फायदा उठाएंगी। जहां तक सवाल कांग्रेस का है, आपस की गुटबाजी जाहिर है। जब तक ये इकट्ठे होकर के एक प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेंगे और अपना कैंडिडेट नहीं देंगे, तब तक इनका भी यही आपस में जूझ पुजारी चलते रहेगी और एक दूसरे के काट करते रहेंगे। यही अब सिस्टम है। आपकी आम आदमी पार्टी का वो जगदार है, उनके भी आपस में फूट पड़ी हुई है। जो लोकदल वाले कह रहे हैं उनका भी वहाँ कोई ग्राफ नहीं है, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं कोई अच्छा कैंडिडेट उनके हाथ आ जाए तो कुछ न कुछ अच्छे सिस्टम बना लें। ऐसे सिस्टम में कोई भी डार्क हॉर्स, आई एम यूजिंग द वर्ड इज डार्क हॉर्स, कोई भी हो सकता है। क्योंकि अभी कोई क्लेम करने को उसमें नहीं है कि भी मेरी पार्टी जीत रही है या मेरा कैंडिडेट जीत रहा है। क्योंकि बीजेपी वाले जिस भजनलाल परिवार के ऊपर कर आज उनका भी बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है। वो कितने साल से काम कर रहे हैं, लोकसभा में भी गए हैं, विधानसभा में भी गए हैं, लेकिन आदमपुर के जो लोग हैं वो ये मान रहे हैं कि हमारा प्रतिनिधित्व जो है, जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो ये सभी ग्रीवांसेस उनकी हैं और उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान अभी उन परिवार से उन्हें नहीं मिल रहा है। तो कोई भी डार्क हॉर्स हो सकता है, किसी भी नेता का, कोई इंडिपेंडेंट भी हो सकता है वो इस मामले में अपनी पैरवी कर रहा होगा अंदर खाते। वो सब लोग तो अभी पत्ते खुलने बाकी हैं और 2-3 दिन के बाद जो है ना कैंडिडेट जब क्लियर हो जाएंगे जी, तो फिर 2 या 3 कैंडिडेट के बीच में फाइट रहेगी। मैक्सिमम 2 ही कैंडिडेट होते हैं आपस में फाइट वाले। तो लेट अस वेट फॉर 2 days मोर और इसके बाद तक सारे पत्ते खुल जाएंगे। गहलावत जी, अभी आपके विरोधियों के, दूसरी पार्टियों के प्रवक्ताओं के विपक्ष के आरोप ये हैं, ढुल साहब को भी आपने सुना, इनेलो प्रवक्ता को भी आपने सुना कि आप लोगों के पास तो कोई उम्मीदवार ही नहीं था, कमल तो कभी आदमपुर में खिला ही नहीं। आदमपुर में जीत हासिल करने के लिए आप लोगों ने आदमपुर को उपचुनाव भी धकेल दिया। जी देखिए, ये जो सीट खाली हुई ये कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे देने से खाली हुई थी और जब कांग्रेस पार्टी ने उसके साथ विश्वासघात किया और पार्टी जब छोड़ने की बात आई तो भूपेंद्र हुड्डा ने चैलेंज किया था कि वो इस्तीफा देके तब दूसरी पार्टी में जाए। तो उनका चैलेंज उन्होंने स्वीकार कर लिया और वो इस्तीफा देके इस पार्टी में आ गए। अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो ये चुनाव ही नहीं होता। इसलिए ये कहना कि वो अनकंडीशनल भारतीय जनता पार्टी में आए और इस्तीफा देकर आए, नहीं, आरोप तो ये है ना, बार बार देखिए पैनल पर ये बात भी उठती है कि कभी बहुत सारे नेताओं को जांच का डर दिखाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं दूसरी पार्टियों की प्रवक्ता कि जांच के डर से भी लोगों को शामिल करा लिया जाता है पार्टी में। देखिए, मैं आपकी सभी बातों का जवाब दूंगा। पहले तो एक कांग्रेस के भाई ने कहा था कि भव्य बिश्नोई की पिछले चुनाव में जमानत जब्त हुई थी।
वो कांग्रेस का कैंडिडेट था और जमानत जब्त हुई थी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट। भारतीय जनता कैंडिडेट जीता था और ये कहते हैं कि ये कांग्रेस की वजह से जीतते रहे, और जब हार गए, जमानत जब्त हो गई, तो भव्य बिश्नोई हार गए, कांग्रेस नहीं आ रही। और दूसरा मैं ये बताऊं कि चौधरी भजनलाल जी का परिवार हमेशा यहाँ से चुनाव जीतता रहा है, कांग्रेस पार्टी नहीं जीतती रही, वो चाहे किसी पार्टी से भी चुनाव लड़े। ठीक है। और पहली बार जो उनको मुख्यमंत्री बनाया वो हमने ही बनाया था, ये आप लोगों को याद नहीं होगा। पहली बार मुख्यमंत्री हम लोगों ने, हमारी उससे मुख्यमंत्री बने थे, और कई बार वो हजका से भी उन्होंने 4-5 चुनाव लड़े और वो हमेशा चुनाव जीतते रहे। और कांग्रेस का ये कोई गलती नहीं, कांग्रेस का आप कंप्लीट कर चुके हैं, आगे बढ़ेंगे अभी। रविंद्र ढुल जी, बहुत बार ऐसा रहा, 5 बार ऐसा रहा जब कांग्रेस की टिकट पर नहीं था भजनलाल परिवार लेकिन जीता, तो कांग्रेस का तो गढ़ है कि नहीं। और दूसरा, अभी बीजेपी प्रवक्ता का ये कहना है कि जो शर्त लगाई गई थी वो हुड्डा साहब की ओर से लगाई गई थी, जिसके चलते इस्तीफा दिया गया, इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए। देखिए, पहली बात तो इनके फैक्ट थोड़े से मैं करेक्ट कर दूं। बड़े भाई हमारे, इन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट से हारे थे, जमानत जब्त हुई थी, तो बिल्कुल स्पष्ट है इनका अपना कोई जनाधार तो था नहीं लोकसभा चुनाव के दौरान, इसी कारण से हारे। कांग्रेस का नहीं और था, फिर जब ये कांग्रेस कैंडिडेट के रूप में वहां से जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी, सुनिए सर, जब ये कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के रूप में, क्यों लोक विधानसभा के दौरान कांग्रेस मजबूत थी, कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के रूप में जब ये जीते तब ये कहते हैं कि इनका जनाधार है, तो ये अपने आप खुद जो है कंफ्यूज है, जनाधार है या नहीं है। अगर जनाधार था तो लोकसभा के दौरान हारे की, और जनाधार नहीं था तो कांग्रेस का जनाधार हुआ, पर उसको आप इग्नोर कैसे कर सकते हैं। ये बात आप पर भी तो लागू होगी ना, ये बात आप पर भी लागू होगी। कांग्रेस पार्टी पर लागू होगी ना। अब दूसरी जो चीज है, भव्य बिश्नोई लोकसभा में हार जाते हैं, आदमपुर में भी लीड नहीं ले पाते, अपने बूथ पर भी हार जाते हैं, तो क्या ये कांग्रेस की हार नहीं थी? और जब जीतता है भजनलाल परिवार तो ये कांग्रेस की जीत थी, आप पर भी लागू होगी। लोकसभा चुनाव, सुनिए, मैं यही कह रहा हूँ, नहीं पूरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूँ कि लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के उम्मीदवारों की हालात पूरे हरियाणा में कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, इससे कोई दोहराई नहीं होनी चाहिए, दरकिनार नहीं किया जा सकता इस बात को। तो हमने अपनी कमियों का एक्सेप्ट किया है। बात रही दूसरी, इन्होंने कहा कि इन्होंने पहली बार चौधरी भजनलाल को मुख्यमंत्री बनाया, तो भारतीय जनता पार्टी उस समय थी कब जब वो मुख्यमंत्री बने थे, ये खुद भूल गए। और फिर यदि उनको मुख्यमंत्री बनाया तो उनको ध्यान होगा कि वो मुख्यमंत्री कैसे बने थे, तो क्या वो उस चीज को एक्सेप्ट करते हुए मुख्यमंत्री के रूप में उनको एक्सेप्ट करते हैं कि उन्होंने जो समय पर हुआ था वो बिल्कुल ठीक हुआ था? यदि हुआ था तो फिर उस समय अगर ठीक हुआ था तो आज के दिन में कुलदीप बिश्नोई जी से ये क्या करा रहे हैं? एक बहुत बड़ी एक रिपोर्ट छपी थी नेशनल न्यूज़पेपर के अंदर कुलदीप बिश्नोई जी के बारे में ही, कि भाई किस प्रकार से ईडी का शिकंजा उनके चारों तरफ कसा गया, और उसके बाद में इस प्रकार का जो कदम उन्होंने उठाया, ये तो जग जाहिर है, बिल्कुल स्पष्ट है कि जब जिन लोगों को पहले विदेश तक जाने से पासपोर्ट तक जब्त करने की बात चल रही थी, उन लोगों को आपने पार्टी के अंदर शामिल करवा करके और आपने टिकट देने का काम किया है। हॉर्स ट्रेडिंग की, पहले लोग आपने राज्यसभा चुनाव के दौरान इन्होंने अपनी वोट की ट्रेडिंग करी, और उसके ट्रेडिंग के बदले जो है इनके बेटे को राजनीति में एडजस्ट करने की बात करी, इनके ईडी के मुकदमे को खत्म करने की बात की, तभी तो हो गए। ये तो जग जाहिर है, इसमें कोई भी, इसमें तो जो है कंफ्यूजन को था ही नहीं। इन्होंने कब सी सरकार चौधरी भजनलाल को मुख्यमंत्री बनाया, ये बताइए। भारतीय जनता पार्टी ने कब बनाया? कुलदीप बिश्नोई जी की पार्टी के साथ में जब समझौता हुआ था उस समय भाजपा ने उनको लात मारने का काम किया था, उसकी बात नहीं करेंगे। ज्योति में मेरे 2 सवाल है, अगर आप एक टाइम दे तो। जी बताइए। मेरे 2 सवाल है, एक तो कांग्रेस वालों से कि इनकी गुटबाजी कब खत्म होगी, अपना कैंडिडेट कब देंगे। नंबर 2, बीजेपी वाले अपनी गुटबाजी कब खत्म करेंगे, और ज्वाइंट जेजेपी का और कांग्रेस, जेजेपी का और बीजेपी का इकट्ठा कैंडिडेट भव्य होगा, या जेजेपी कोई अलग लेके आएगी? इन दोनों से सवाल करें प्रवक्ताओं से, क्या इनके पास है कोई समाधान इस चीज का? गहलोत जी पहले आप बोलिए जल्दी। देखिए, ये जो आरोप लगाते हैं, केस आईडी का लगाते हैं, सीबीआई का लगाते हैं,
पूरे देश के अंदर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, हरियाणा प्रदेश में माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनसे प्रभावित होकर लोग छोड़कर और बीजेपी पार्टी में आ रहे हैं। मैं कहता हूँ सवाल ये था कि संयुक्त उम्मीदवार होगा कि नहीं होगा, ये रणबीर शर्मा जी ने सवाल किया था। क्या भव्य बिश्नोई को आप रिपीट करना, क्या सवाल है? क्या भव्य बिश्नोई गठबंधन के उम्मीदवार हैं कि नहीं? देखिए, हमने अपनी पार्टी से भव्य बिश्नोई जी को उम्मीदवार घोषित कर दिया है और हमारी गठबंधन की सरकार बहुत मजबूती से, हमारा गठबंधन सरकार चल रही है और वो अपनी मीटिंग करके आज और कल उनकी मीटिंग हो जाएगी। ठीक है, होगा 99% होगा, 99 और 100%। ठीक है, दोनों बातें एक साथ कह दी आपने। ये गुटबाजी को लेकर जो सवाल है वो अगली बारी में मैं पूछूंगी रणबीर शर्मा जी। ज्योति मैम तो क्या करेंगे? बिल्कुल, देखिए मनदीप बिश्नोई जी से भी मैं समझना चाहूंगी। बिश्नोई जी, आपने बड़ी विस्तार से पिछले जवाब में कहा कि सीएम साहब ये कह चुके हैं कि गठबंधन का उम्मीदवार है, वक्तव्य का आपने इस्तेमाल किया कि ओपी धनखड़ वक्तव्य दे चुके हैं, लेकिन हमें तो जेजेपी नेताओं के वक्तव्य का इंतजार है ना कि वो कब ये ऐलान करेंगे। और जब देखिए आपके साथ पैनल पर बैठकर बीजेपी नेता ये कहते हैं कि हमने तो ऐलान कर दिया, यानी जब ऐलान किया जाता है, जब डिसाइड किया जाता है तो आप लोग कहीं नहीं होते हैं पिक्चर में, ये जेजेपी से भी पूछ लें, उनसे भी सलाह मशवरा किया जाए। ज्योति देखो, वो सीट खाली हुई कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफा देने के बाद और कुलदीप बिश्नोई ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, तो स्वाभाविक है कि वहां से भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर उम्मीदवार आएगा। वो इनके संगठन का मामला भारतीय जनता पार्टी डिसाइड करना था, कुलदीप जी चुनाव लड़े, उनका बेटा चुनाव लड़े या इनका कोई और कार्यकर्ता चुनाव लड़े। हम गठबंधन सरकार में हैं और उसके माध्यम से जो भ्रांतियां चली आ रही थी वो माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान के बाद स्पष्ट हो जानी चाहिए। ओम प्रकाश जी धनखड़ जी जो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उनके वक्तव्य के बाद, उनके बातचीत के बाद, उनके बयान के बाद ये स्पष्ट तौर पर स्पष्ट हो जानी चाहिए अपने आप। स्वाभाविक है, उन्होंने कहा दिल और दल से दोनों जो संगठन है वो साथ है, सरकार चला रहे हैं और चुनाव भी साथ करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सेम यही बात कही है। तो ये बात अजय सिंह चौटाला कब कहेंगे, दुष्यंत चौटाला कब कहेंगे, दिग्विजय चौटाला कब कहेंगे, निशांत सिंह कब कहेंगे? ज्योति बात तो ये मनदीप बिश्नोई ये बताएं ना कि आप बीजेपी का पक्ष थोड़ी रख रहे हैं सर, आप तो जेजेपी का पक्ष रखिए ना। ज्योति बात तो पूरी हो जाएगी जी, आप पूरी जस्टिफिकेशन तरीके से मैं जो भी बात कहता हूँ स्पष्ट तरीके से कहता हूँ। अगर गठबंधन में सरकार चल रही है तो बात गठबंधन की होगी और गठबंधन की तरह ही की जाएगी। हमारी अभी एक साथी प्रवक्ता ने कहा, आप फिर से बच रहे हैं, आप बीजेपी की बात कीजिए, बीजेपी की बात कीजिए, कब आएंगे, घुमा फिरा कर आएंगे सर। ज्योति सुनिए, एक सेकंड सुन तो लीजिए, मात्र 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लूंगा। एक संगठन के प्रवक्ता भी कह रहे थे वो शायद संगठन ऐसा है जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। उन्होंने हमारी बैठक के ऊपर बात कही कि जेजेपी बैठक कर रही है। क्या बैठक नहीं करता? राजनीतिक संगठन बैठक करके फैसला नहीं करता? 2 नवंबर को प्रदेश में पंचायत के चुनाव है, 3 नवंबर को आदमपुर का उपचुनाव है। कल हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी और जिला अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता बैठ करके और पूर्ण तौर पर फैसला लेंगे। गठबंधन की सरकार चल रही है, स्वाभाविक तौर पर जो चुनाव वो गठबंधन में लड़े जा रहे हैं और लड़े जाएंगे। बिश्नोई जी, ज्योति मैम एक सवाल, छोटा सा सवाल जी। ज्योति मैम इनसे सवाल पूछिए इनको। बिश्नोई जी, अगर आप बीजेपी वाले आपकी बात नहीं मानते तो क्या आप अपना कैंडिडेट अलग से उतारेंगे? क्या माननीय मुख्यमंत्री के बयान के बाद भी आपको स्पष्ट नहीं हुआ? इस चैनल पर आप बार बार एक ही बात को बार बार दोहरा रहे हैं। या तो आप किसी न किसी किसी उससे बैकबोन से या पीछे से कोई ना कोई तो सवाल ही नहीं है। इसमें तो कोई एलिगेशन लगाने की बात ही नहीं थी। ये तो पूछा जाएगा ना जब दिग्विजय चौटाला ही कहते हैं कि हम अपना डिसीजन, हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन बैठक के बाद बताएंगे, तो क्यों नहीं सवाल पूछा जाए? जब मुख्यमंत्री जी का बयान आ गया, क्या उसके बाद भी ये सवाल रह जाता है? ये रह जाता है सर, नहीं रह जाता। ये बीजेपी जब उन्होंने ये कहा तो कल जो बैठक होगी वो कोई निर्णायक बैठक, ओके, कल जो बैठक होगी उसका उपचुनाव से या उम्मीदवार से या आप लोगों के डिसीजन से कोई लेना देना नहीं है। पंचायत चुनाव, उपचुनाव को लेकर के रणनीति बनाई जाए, किस प्रकार से चुनाव में जाया जाएगा, ये वहां पर रणनीति बनाई जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान के बाद
कोई सवाल रहता ही नहीं। रजवंत जी, आपकी पार्टी को लेकर बार बार पैनल पर कह दिया जाता है कि जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जो कहीं स्टैंड ही नहीं करते, वो हम पर सवाल खड़े करते हैं। तो क्या कोई ऐसा दमदार उम्मीदवार, कोई चेहरा, कोई नाम है इनेलो के पास कि कह सके कि हाँ कुछ हद तक ही सही हमने वापसी की है? ज्योति जी, अभी ये कह रहे हैं खाली, लेकिन एक हकीकत ये है कि ये अपनी इनकी एक टीस है कि जब गठबंधन की राजनीति करने वाले लोग और अपना आपको ये कहते हैं कि हम गठबंधन की राजनीति में शामिल हैं, और अगर उस व्यक्ति को नहीं पूछा जाता तो बड़ा दुख होता है। और ये उसी टीस को लेकर ये इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। आपको भी पता होगा कि इससे पिछला जो चुनाव था, इलाहाबाद का चुनाव था, वो सरकार के खिलाफ ही जीता हुआ था, और वो अकेले सरकार के नहीं, वो गठबंधन सरकार में, जहां पर चौधरी अभय सिंह चौटाला, उन्होंने भी ये कहा था कि अभय सिंह चौटाला जी अगर हम उनके विरोध नहीं करते तो वो मुश्किल से जीतते। दुष्यंत चौटाला जी ने वहां पर प्रचार किया, दिग्विजय चौटाला जी ने वहां पर प्रचार किया, और गोपाल कांडा, गोविंद कांडा, सरकार खुद वहां पर थी। 4 पार्टियों ने वहां पर मिलकर चुनाव लड़ा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी ये कहा था कि मैं तो गोपाल कांडा का साथी हूं। उसके बावजूद अगर वहां से जीत कर आ रहे हैं और फिर ये कह रहे हैं उस पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उस पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं बता रहे। तो ये लोगों का कोई भी व्यक्ति कुछ भी कह सकता है, इनकी बातों का मैं कोई मतलब नहीं निकालना चाहता, लेकिन आज ये चीज है कि ये लोग अपने अस्तित्व को तलाश रहे हैं। जब ये अपने आप को गठबंधन में कहते हुए भी अगर इनको कोई नहीं पूछ रहा तो ये सोच के देखिए इनके हालात क्या है। दूसरी बात में इतिहास को तो नकारा ही नहीं आएंगे। अभी शर्मा जी अभी आ रही हूँ मैं। हमने तो इतिहास को या इतिहास में आप लोगों की मजबूती को नकारा ही नहीं ना, लेकिन अब क्या स्थिति है जिन बाई इलेक्शन के बाद लोकसभा में हालात देखिए, विधानसभा। एक जरूरी सवाल है, जरूरी सवाल, बहुत जरूरी। जी देखिए मैं बताता हूँ। अब आपने पीछे का बताया, आपने इलाहाबाद का नहीं बताया। अब इलाहाबाद के बाद अगर हम आपको आगे लेके जा रहे हैं तो वो क्या मजबूती नहीं आएगी? मैं आपको एक चीज और बता, तथा कथित बहुत बड़ा बलिदान आपको। अब आदमपुर का चुनाव देख लीजिए, पिछले से भी कम मार्जिन से जीता, क्या ये भी उपलब्धि है? अब कमाल करते हैं। जी शर्मा जी, सवाल एक चीज, आप ये चीज को आप कैसे बोल रहे हैं? जब उपचुनाव सरकार के होते हैं, जहां पर एक तरफा ये कहा जाता है कि उपचुनाव तो सरकार के पक्ष में जाते हैं, और अगर वहां पर उपचुनाव दोनों पार्टियां, तीनों पार्टियां मिलकर अगर चुनाव लड़े, उसके खिलाफ अगर कोई व्यक्ति जीत कर आता है तो आप उसको हल्के में मत लीजिए। और आदमपुर का चुनाव मैं आपको निश्चित तौर पर बताता हूँ, आदमपुर का चुनाव एक नया इतिहास रच के जाएगा। आप इंडियन नेशनल लोकदल की मजबूती भी देखने को मिलेगी आपको, और वहां पर कांग्रेस बीजेपी की हार भी नजर आएगी। एक मिनट रजवंत जी, मैं ज्योति मैम छोटा सा सवाल रजवंत जी से और अपने जेजेपी के प्रवक्ता बिश्नोई जी से पूछ रहा हूँ। हमें सुनने में ये आ रहा है, ये कयास लगाए जा रहे हैं लोगों के कि लोकदल, आईएलडी और जेजेपी इकट्ठा मिलकर कोई कैंडिडेट उतार रहे हैं क्योंकि बीजेपी इनको भाव नहीं दे रही है। इकट्ठा कैंडिडेट उतारने की कोई मंशा है क्या लोकदल और जेजेपी का? देखिए इंडियन नेशनल लोकदल, मैं जवाब दे दूं रणवीर जी? हेलो, बोलिए जल्दी, बोलिए रजन जी। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपना खुद का कैंडिडेट लेके आएगी, और मैंने आपको 2 दिन का समय मांगा है आपसे। 2 दिन में हमारी बैठक हो जाएगी, बैठक में तय हो जाएगी, आप और हम चैनलों पे ही मिलेंगे और आपको भी पता लग जाएगा कि जो कैंडिडेट आएगा वो कैंडिडेट कौन होगा। वो किसी का साझे का गठबंधन नहीं होगा, वो इंडियन नेशनल लोकदल का गठबंधन का होगा। नहीं, ऐसा कोई भी इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं है। आज ये चीज सोच के देखिए ना, ऐसे जब इनको भारतीय जनता पार्टी कहीं आंख नहीं रही तो हम कहाँ साथ लेंगे? चलिए आगे बढ़ेंगे, अब इस बिंदु से आगे बढ़ते हैं। जिनके साथ है वो तो इनको देख नहीं रहे, हमारे साथ कहाँ पर आएंगे ये चीज? अरे रजवन जी रुकिए अभी। ढोल साहब, क्या आपकी पार्टी में जो गुटबाजी है वो एक बार फिर से मुश्किलें नहीं लेकर आएगी? क्योंकि जो भी चुनाव हुआ या कभी उपचुनाव हुआ, टिकट को लेकर किस खेमे के नेता को टिकट मिलेगा उसे लेकर गुटबाजी रहती है। इस बार किरण चौधरी काफी आक्रामक नजर आ रही, जिस तरह से उनके बयान सामने आए हैं। देखिए, किरण चौधरी जी हमारी सम्मानित नेता, उन्होंने आज बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कह दिया कि मैं किसी प्रकार की कोई गुटबाजी में विश्वास नहीं रखती, यकीन नहीं रखती। बात बिल्कुल स्पष्ट है, उनका भी बिल्कुल मंशा बिल्कुल स्पष्ट है, पार्टी एक साथ चुनाव लड़े, और पार्टी की भी यही मंशा है कि पार्टी एक साथ चुनाव लड़े। और चुनाव जो है कंसेंसस के साथ में ही लड़ा जाएगा, और पूरी सभी नेताओं के साथ, सभी बड़े नेताओं के साथ में विचार विमर्श करने के बाद में ही
टिकट दी जाएगी, टिकट दे करके किरण चौधरी देखिए पार्टी की बड़ी नेता है, वो जो रिटेन करने में जो है उम्मीदवार के चयन को लेकर जो प्रक्रिया है उसे लेकर सवाल उठा रही है कि पहले तो ये नहीं होता था कि एआईसीसी के सामने जो नाम आते थे, आवेदन आते थे, उन्हें लेकर डिस्कस किया जाता था, लेकिन अब तो सब कुछ एक तरफा है, सब कुछ एक तरफा, जो जिम्मेदारी लेते हैं फिर वो खुद ही संभालें, ये तो कह दिया गया। देख ज्योति मैम दूसरा से छोटा सा सवाल पूछ ले किस प्रकार से रणवीर शर्मा जी अभी सर आप सुनेंगे एक बार के लिए जी। रविंद्र ढोल साहब जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि 2 दिन के अंदर आपके सामने सब चीजें आ जाएंगी। पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपना करके कांग्रेस पार्टी जो है उम्मीदवार का चयन भी करेगी, अपनी सीट को रिटेन करने में सफल भी रहेगी, ऐसा मेरा मानना और मेरा विश्वास है जी। रणवीर शर्मा जी अब आप बोले, चूंकि काफी बातें आपने जी। यस मैं ये सभी प्रवक्ता माननीय मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इनके सामने तो सबसे पहले परविंदर ढोल साहब से मैं सवाल पूछ रहा हूँ, क्या कैप्टन अजय यादव, शैलजा जी और किरण चौधरी को भूपेंद्र हुड्डा जी और उनके उदयभान प्रधान जी बुलाएंगे कैंडिडेट के सिलेक्शन करने में? नंबर 1। नंबर 2, गहलोत साहब बैठे हैं, क्या आप जेजेपी के दुष्यंत चौटाला को या उनके अजय चौटाला को बुला के उनका समर्थन लेंगे या अपने खुद ही इलेक्शन लड़ेंगे? नंबर 3, लोकदल वालों से क्या आप दोनों परिवारों में समझौता हो गया है और समझौता होने के साथ साथ आप जेजेपी और लोकदल मिलके इकट्ठा कैंडिडेट उतार रहे हैं? ये तीनों अपनी अपनी सच्चाई आपके माध्यम से मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप इजाजत दे तो। जी देखिए, इनेलो तो इस बात को लेकर जवाब दे चुकी है, गुटबाजी को लेकर ढोल साहब ने अभी बताया। और गहलोत जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत जल्दी? देखिए, जो हमारे साथी ने ये सवाल पूछे कि जेजेपी और बीजेपी के नेताओं को बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, जेजेपी और बीजेपी आज कोई अलग पार्टी नहीं है, ये एक हमारा परिवार है और गठबंधन में हमारी सरकार चल रही है। ये तो सवाल ही नहीं होता कि जब गठबंधन का प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा तो सभी लोग जाएंगे वापस, सभी को बुलाया जाएगा। हमारा प्रोग्राम कांग्रेस पार्टी की तरह से नहीं है। और मैं आपको और भी बयान बताऊं, आज मैंने शैलजा जी का भी मैं बयान देख रहा था, किसी हिसार से उनका कोई इंटरव्यू था, उन्होंने तो स्पष्ट कहा है कि 10 साल जब ये हमारी पीछे सरकार रही तो हमारा जनाधार खत्म हो गया, हमारा जनाधार ही नहीं बचा। और मैं भूपेंद्र हुड्डा का भी बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हमारा गढ़ है आजमपुर, वो ये गलती करके अपना गढ़ मान के सोनीपत में भी आए थे खुद चुनाव लड़ने, और उनकी जमानत जब्त होते होते बची थी थोड़ी सी वोटों से। वो कांग्रेस के प्रत्याशी जो हमारे प्रवक्ता बैठे वो बताएंगे कितने वोटों से उनकी जमानत बची थी। और आज वो ये कह रहे हैं, शैलजा तो किरण चौधरी तो कोई भी इनको मानने को तैयार नहीं, और आज इनका स्पष्टीकरण आ रहा है कि भाई मैं तो कुछ हूँ नहीं, मैं तो प्रधान नहीं हूँ और मेरे को तो सब मान रहे हैं मेरे पे। तो वो जबरदस्ती ये बात मनवाना चाहता है। आज पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी गुटबाजी का इतना शिकार हो गई है, चाहे कृष्ण मूर्ति हुड्डा हो, चाहे सुभाष बत्रा हो, किरण चौधरी हो, सुरजेवाला हो, इनकी आपस में आंख भी नहीं मिलाते ये और एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। और क्योंकि इस पार्टी में छेद हो गया, कांग्रेस सारे स्टेटों में चुनाव हारती जा रही है, इसमें छेद हो गया, ये नाव डूबने वाली है। और ये लोग उतर के, कोई भी आदमी है जो समझदार आदमी होगा वो कांग्रेस पार्टी में डूबने वाली नाव में नहीं रहेगा, उतर के ये भाग रहे हैं और इनका तो सुपड़ा साफ हो जाएगा। और मैं तो ये भी कहता हूँ, अगर इनकी आजमपुर के चुनाव में कांग्रेस की अगर जमानत भी बच जाएगी तो मैं तो इनको जीता हुआ मानूंगा। इनका कोई जनाधार नहीं रहा और कोई पार्टी इसमें हरियाणा प्रदेश में चलिए इनसे जवाब लेंगे। और इनसे पहले पार्टी ही बचेगी, हमारा सरकार भी हम होंगे और विपक्ष भी हम ही होंगे, बाकी किसी का कुछ नहीं, सबका सुपड़ा साफ होने वाला है। हमारी जो पार्टी की नीतियां हैं, हमारी जो सरकार की नीतियां हैं। मनदीप बिश्नोई जी, बार बार सवाल ये उठ रहा है कि क्या गठबंधन में जेजेपी को नजरअंदाज किया जा रहा है? निकाय चुनाव की हम बात करें, जो फैसला बीजेपी का उसमें साथ जेजेपी, दोनों ही फैसलों में, उसके बाद कुछ नेताओं को भी बीजेपी में शामिल कराया गया। ये बार बार उठने वाली बातें हैं, शायद आपसे बार बार पूछा भी जाता हो।
उसके बाद अभी जो बीजेपी प्रभारी से निर्दलीय विधायकों ने जो कहा, खबरें हैं हालांकि कि गठबंधन की जरूरत नहीं है, ये केवल खबरें निकलकर सामने आई हैं, तो क्या ऐसा नहीं कि नजरअंदाज किया जा रहा है आपकी पार्टी को गठबंधन में? देखिए ज्योति, सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि रणधीर शर्मा जी बार बार एक सवाल पूछ रहे हैं कि क्या लोकदल और जेजेपी एक हो रही है। मैं सोचता हूं कि जो भी जहां से भी ये सवाल उठ रहा है, कोई ना कोई संगठन हो सकता है किसी स्वार्थवश इस तरह की भ्रांतियां फैला रहा हो। हमारे शीर्ष नेतृत्व दिग्विजय सिंह जी चौटाला, डॉक्टर अजय सिंह जी, माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी स्पष्ट कर चुके हैं, जननायक जनता पार्टी गठबंधन सरकार में अपना दायित्व जो प्रदेश की जनता के प्रति है वो पूर्ण तौर पर वो निभा रहे हैं और वो अपना काम कर रहे हैं। दूसरी बात, आपने एक बात और कही कि नगर निकाय चुनाव का हवाला दिया और भी कई बातें बताई। नगर निकाय चुनाव में जो कुछ हुआ वो सारे प्रदेश ने देखा और उसके बाद से दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व में प्रदेश स्तर पर आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और वो चुनाव इकट्ठा लड़ा गया। उसके बाद जो बातें हुई वो सब संगठन आपस में बैठ करके फैसला करता है। आज भी गठबंधन की सरकार चल रही है, सरकार के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी हैं, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी हैं। दोनों के दोनों नेता अपनी काबिलियत से, अपनी समझ से, अपने अनुभव से प्रदेश के विकास को निरंतर विकास के पथ पर आगे ले जा रहे हैं और आदमपुर के अंदर आपको वो होता हुआ दिखाई देगा, उसके परिणाम भी है। नहीं, आपने कहा कि मिलकर कब और क्या डिसाइड किया? मिलकर भव्य बिश्नोई को लेकर तो अभी तक नहीं। आप तो सीएम के भाषण का इंतजार करते रहे, ओपी धनखड़ के भाषण का इंतजार करते रहे। देखिए और उन्हीं के बूते, उन्हीं के आधार पर आप तो कम से कम पैनल पर ये कह रहे हैं कि सीएम के बयान के बाद ये साफ हो गया, ओपी धनखड़ के बयान के बाद ये साफ हो गया। आपने ये तो नहीं कहा कि डिप्टी सीएम के बयान से साफ हुआ, दिग्विजय चौटाला के बयान से साफ हुआ। मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। आपके जो भ्रांतियां चली, आपने एक बात और कही कि निर्दलीय विधायकों ने क्या कहा। वो एक मात्र एक पेपर में छपा था कि उस मीटिंग में क्या हुआ, उस पेपर के क्या आधार था, कुछ भी नहीं। मैंने भी कहा कि खबरें हैं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि ऐसा हुआ, मैंने शब्द का इस्तेमाल किया कि खबरें ये हैं। मैं उसका जवाब दे रहा हूँ ज्योति, मेरी बात पूरी होने दीजिए। आज एक अखबार के अंदर, बड़ा एक प्रतिष्ठित अखबार है और उसके अंदर एक निर्दलीय विधायक का वक्तव्य अलग अलग संपादक महोदय ने पूछा और उनका छापा। निर्दलीय विधायकों ने कहा कि सरकार गठबंधन में चल रही है और किसी से भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। दुष्यंत चौटाला जी उप मुख्यमंत्री जी है, बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं। उन्होंने अपना वक्तव्य दिया, स्पष्टीकरण दिया है, क्योंकि उनसे सवाल पूछा गया एक से। ये केवल और केवल मनगढ़ंत बातें हैं। गठबंधन की सरकार बड़ी मजबूती से चल रही है और दोनों के दोनों संगठन का जो शीर्ष नेतृत्व है वो बैठ करके फैसला करता है। सिर्फ एक पोस्टर के बाद को जो भ्रांतियां और जो भ्रम फैला है वो शायद किसी जो नवोदित अभी जो उदयमान हुआ है भारतीय जनता पार्टी में, हो सकता है उस कार्यकर्ता ने, जिसको गठबंधन की सरकार की मर्यादा का ध्यान ना हो, जिस सांगठनिक कोई मर्यादा का ध्यान ना, उसने भूलवश या लापरवाहीवश या उत्साहवश कर दिया होगा। उस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्पष्टीकरण भी आ चुका है, क्योंकि जिस पार्टी की तरफ से वो पोस्टर आया, जिस कार्यकर्ता की तरफ से आया, उस संगठन का दायित्व बनता है उसको स्पष्टीकरण देना। जी धुल साहब, ये जो उपचुनाव है ये तो साफ साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा और साथ ही उदय भान की परीक्षा के, क्योंकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर ही सारी बातें, सारी शिकायत शुरू हुई थी और कह सकते हैं कि इसी के चलते उनकी ओर से पार्टी से किनारा किया गया, जिसके चलते उपचुनाव होने वाला। देखिए, निश्चित तौर पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के सबसे बड़े नेता हैं अक्रॉस द पार्टी, और हमारे पार्टी अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी हैं। एआईसीसी के डायरेक्टिव के अंडर एचपीसीसी जिस प्रकार से वहाँ पर काम करेगी और उसके बाद में जब टिकट की घोषणा होगी, निश्चित तौर पर मान करके चलिए कि कांग्रेस का उम्मीदवार जो है विजयी घोषित होगा। हम अपनी सीट को रिटेन करेंगे। अग्नि परीक्षा तो पूरी कांग्रेस की है। ये कुछ लोग जो है कांग्रेस को धोखा दे करके चले जाते हैं दूसरी पार्टियों के अंदर, और उसके बाद में जो है सत्ता लोलुपता के चक्कर में जो है आज के दिन में धोखा दे करके। मीनू, अभी किरण 5 मिनट और रुक जा। चौधरी ये कह रही है कि एक तरफा के जो जिम्मेदारी ले रहे हैं वो संभाले। फिर इन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार को धोखा दे करके राज्यसभा के अंदर, और उसके बाद में जो है भारतीय जनता पार्टी लालच में ज्वाइन की है। तो परीक्षा निश्चित तौर पर कांग्रेस की है और वो साझी परीक्षा है, उसमें सभी नेताओं को पास होना होगा। ये कोई एक नेता की परीक्षा नहीं है। जी गहलावत जी, क्या भजनलाल परिवार के सहारे बीजेपी कमल खिलाने की कोशिश में है, क्योंकि इससे पहले तो कभी जीत नहीं मिल पाई? और अगर मान लीजिए, दूसरे प्रवक्ता 1 मिनट के लिए आपत्ति ना करें, अगर मान लीजिए कि भव्य बिश्नोई जीत भी जाते हैं तो क्या ये भजनलाल परिवार की ही जीत होगी फिर,
क्योंकि आप तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस तो मजबूत थी ही नहीं, भजनलाल परिवार मजबूत था। देखिए, मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। कांग्रेस से इन्होंने कहा कि भव्य बिश्नोई पिछली बार हार गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिनका ये बहुत गुणगान करते हैं, जिनके सारे हरियाणा में सरकार बनाने की बात करते हैं, उनका परिवार भी कांग्रेस में रहा है और मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा बनने से पहले 8 बार लगातार वो चुनाव हारा और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी 2 चुनाव हारे। ये उनकी जिक्र नहीं करते और ये जिक्र तो भव्य बिश्नोई अगर एक उनका परिवार का चुनाव हार गया उसका ये जिक्र करते हैं। ये तो देखिए, भूपेंद्र हुड्डा तो एक जबरदस्ती तो मुख्यमंत्री बना था धोखेबाजी से, जब भी भजनलाल जी के नेतृत्व में 67 MLA जीत कर आए थे। और मैं आज करें तो उसका शैलजा जी का बयान सुन रहा था कि 10 साल की मिनिस्टर जो ये रहा उसने बिल्कुल कांग्रेस का बेड़ा कर दिया और जो इनका वो जनाधार था वो बिल्कुल खत्म होने को आ गया है। और ये देखना, मेरा सवाल मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। जवाब कराइए ना। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। देखिए, हमारी पार्टी में व्यक्ति विशेष की कोई वैल्यू नहीं है। हमारा संगठन सबसे बड़ा है। वो इस्तीफा देके अनकंडीशनल हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं। भव्य बिश्नोई चुनाव जीतेगा तो ये भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की जीत होगी। इसमें किसी को कोई संकोच नहीं करना चाहिए। आज जो कल्याणकारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार लेकर के आई है उससे लोग आकर्षित हो रहे हैं। और एक भाई ने सवाल भी किया था कि ये 4 महीने पहले तो ये ऐसी बातें कर रहा था। ये कितनी बड़ी बात है। इस पार्टी की नीति इतनी बढ़िया है कि जो लोग हमारे तो हार्दिक पटेल भी विरोध कर रहा था, कपिल सिब्बल भी और ये गुलाम नबी आजाद भी और क्या नाम है सुनील जाखड़ भी, कैप्टन अमरिंदर भी, सब लोग विरोध कर रहे थे। लेकिन जो हमारी नीति है, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनसे प्रभावित होकर सारे देश के सारी पार्टियों के नेता भी और जनता भी हमारी पार्टी के साथ जुड़ रही है। हम पार्टी को घटाने का काम नहीं करते, विस्तार करने का काम करते हैं। रजवंत जी, आपने इलाहाबाद इलेक्शन को लेकर थोड़ी देर पहले दावा किया कि हम तो सरकार के खिलाफ जीते और उपचुनाव तो अमूमन सरकार के साथ ही होता है। लेकिन वहाँ ठीक है, आपकी बात को अगर मान भी लें तो वहाँ तो आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता मैदान में थे। आपका जो परिवार है, जो परिवार की जो पार्टी है, परिवार की ही परंपरागत सीट थी। लेकिन यहाँ तो अब तक तो कम से कम कोई अस्तित्व रहा नहीं, क्योंकि ताऊ देवीलाल भी यहाँ से इलेक्शन लड़े और वो भी, उनको भी हार का सामना करना पड़ा। तो अब तो कोई बड़ा नाम, बड़ा चेहरा आप लोगों के पास है नहीं। देखिए, मैं अभी बीजेपी के प्रवक्ता जिस प्रकार से कह रहे थे कि भाई जो लोग हमारी पार्टी के बारे में गलत बताते हैं और फिर वही हमारी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, हमारी पार्टियों की नीतियों को पहले गलत बताते हैं, फिर वो शायद नीतियां उनको अच्छी लग जाती है। तो शायद ऐसे लोगों को जनता भी जान चुकी होगी कि ये लोग कौन है। अगर कहीं इनकी अच्छी कल्याणकारी नीतियों को कोई व्यक्ति गलत बताता है और फिर वही व्यक्ति इन लोगों की पार्टी में शामिल हो जाता है तो क्या जनता उसको सबक सिखाने का काम नहीं करेगी? और रही बात, मैं आपको अपनी पार्टी की बता देता हूं कि मुझे नहीं लगता इनकी पार्टी को किसी के बारे में क्या कहना। कांग्रेस के गठबंधन, कांग्रेस का जो टूट है, जो फूट है, उसके बारे में मैं बता देता हूं कि किरण चौधरी जी स्पष्ट रूप से कह रही है कि हमारे को बिल्कुल अनदेखा किया गया, हमारे एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, हमारे से कुछ भी नहीं पूछा जा रहा। सामने वाली पार्टी के एक्सपर्ट हैं, अपनी पार्टी का जवाब कोई नहीं देता। सभी ये चीज कह रहे हैं। आप सिर्फ अपना तो, अरे मैं अपनी की बता रहा हूँ। मैंने ये कहा कि इलाहाबाद में जो आपकी पार्टी के एकमात्र सबसे बड़े चेहरे उम्मीदवार थे, उनकी ही सीट थी, उन्होंने थोड़े कम मार्जिन से जीत ली, ठीक है। लेकिन यहाँ कौन सर, आप कह रहे हैं कि 2 दिन बाद उम्मीदवार, लेकिन क्या आप पैनल पर 4 से 5 बड़े नेताओं के नाम भी गिनवा सकते हैं, यहाँ पर काउंट करवा सकते हैं? मैं बता देता हूँ। देखिए, मैं आपको एक बता देता हूँ, कोई भी पार्टी है, उतार चढ़ाव जरूर आता है। एक समय था जब विघटन हुआ, पार्टी का विघटन हुआ तो निश्चित तौर पर पार्टी का ग्राफ डाउन हुआ था। लेकिन जो अब पार्टी दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, उसका ग्राफ बढ़ रहा है। अगर हम निकाय चुनाव को ले, इलाहाबाद चुनाव को ले, तो उसमें कहीं ना कहीं पार्टी के संगठन को भी मजबूत किया है और उसी पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए हमने ग्राम स्तर तक अपनी टीम को बनाया और वही जोन स्तर पर हमने जब अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत किया। और शायद उसी का ये नतीजा रहेगा कि जो इलाहाबाद का जो चुनाव आएगा, उस इलाहाबाद के चुनाव में जो हमारा प्रत्याशी होगा वो अपने आप को एक अपना पार्टी को भी कहीं ना कहीं मजबूत करने का काम करेगा। और ये जो भारतीय जनता पार्टी है, इनके गठबंधन के जो उम्मीदवार, जो अपने आप को तथाकथित गठबंधन के उम्मीदवार है, इनको भी कहीं ना कहीं पटकनी देने का काम करेगा। अब
चुनाव का समय कोई ज्यादा दूर नहीं है, और 2 दिन का समय मैंने आपको पाया कि 2 दिन के बाद शायद आपको मेरे से पहले, डिबेट से पहले आपको भी पता लग जाएगा। लेकिन मैं आपको इस चीज के लिए बिल्कुल बता रहा हूँ कि इंडियन नेशनल दल पार्टी जो समय नजदीक आया है मजबूत होने को आई है। 2024 में भी इंडियन नेशनल दल का एक अलग ही भविष्य देखने को आपको मिलेगा। चलिए देखेंगे। मनदीप बिश्नोई जी, देखिए आप लोग गठबंधन की बात तो करते हैं, लेकिन क्या वाकई भजनलाल परिवार के साथ अजय सिंह चौटाला परिवार या जेजेपी पार्टी का तालमेल हो पाएगा? क्योंकि उजाना में तो बीजेपी के बड़े नेता के साथ आज भी ट्यूनिंग ठीक नहीं है। गठबंधन होने के बावजूद भी जिस तरह की बयानबाजी सामने आती है, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? आज सवाल चौधरी भजनलाल जी के परिवार का, कुलदीप जी के परिवार का नहीं है। आज सवाल है गठबंधन सरकार का, और गठबंधन सरकार में जो सहयोगी पार्टी है, जो साथी है हमारे, हम भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी गठबंधन में सरकार है और चल रही है, सरकार अपना काम कर रही है, और उस दौरान कोई उपचुनाव आता है तो दोनों संगठन बैठ करके उसकी रणनीति बनाएंगे चुनाव प्रचार। अच्छा, आपके जो दूसरे साथी प्रवक्ता हैं दूसरे दलों से, अभी इनेलो प्रवक्ता की ओर से कहा गया कि जेजेपी तो भव्य बिश्नोई को हराने का काम करेगी, प्रयास करेगी कि भव्य बिश्नोई हार जाएं, कैंपेनिंग कुछ ऐसी की जाएगी। ये एलिगेशन क्यों लग रहा है? क्या करते हैं ये एलिगेशन? वो तो ये बता सकते हैं कैसे एलिगेशन लगा सकते हैं। इनके जो एलिगेशन है उनके ऊपर हम कैसे कुछ कह सकते हैं? लेकिन ये एलिगेशन ये तो अपने अस्तित्व के लिए, जब ये सरकार के साथ नहीं है तो ये कहाँ जाएंगे? ये तो हरियाणा के हराने के प्रयास करेंगे ना। 5,000 से जीते, मैंने तो इसलिए बताया अस्तित्व की बात नहीं है। जब ये जो गठबंधन की सरकार जो इनको भाव नहीं दे रही, तो ये किसके लिए वोट मांगेंगे? कहीं ना कहीं उसको हराने के लिए वोट मांगेंगे ना ये तो। और उसे भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी और एक युवा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने गली गली और पूछे पूछे घूमने के लिए मजबूर कर दिया उस नेता को, जिन्होंने किसान आंदोलन के नाम पर वोट देने का एक ड्रामा किया। आप एक मिनट मैं एक चीज का जवाब मैं दे दूं सांगवान जी, ज्योति जी, मैं एक चीज का जवाब दे देता हूँ। एक मिनट, मैं 5 सेकंड में अपनी बात पूरा कर दूंगा। 5 सेकंड में अपनी बात पूरा कर देता हूँ। ये जो व्यक्ति जो कह रहे हैं कि यहाँ पर कुलदीप बिश्नोई जी का वर्चस्व है, एक मिनट, ये जो व्यक्ति कह रहे हैं कि आप कुलदीप बिश्नोई का भजनलाल परिवार का अस्तित्व है, पूरा उनका आपसे लेके तब लंबे समय से उनका यहाँ पर सारा सिस्टम है, अगर क्या वो वोट मांगने के लिए नहीं जाएंगे जनता के बीच में? जनता के बीच में वो जरूर जाएंगे। कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है वो जनता के सामने अपनी बात रखता है। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने भी वही किया था कि वो उन्होंने किसानों के लेकर इस्तीफा दिया था, तो वो कम से कम किसानों के बारे में अपना बताया भाई मैंने आपसे ये बात ठीक है आपकी, ये बात ठीक है आपकी। 5,000 वोटों जीते वोटिंग और ये कहा कि जब तक किसान कुलदीप बिश्नोई जी जाना ही होगा। अगर कुलदीप बिश्नोई जी वहां पर वोट मांगने जाएंगे तो अभय सिंह चौटाला जी ने, मैं मानूंगा। मैं अंतिम सवाल रविंद्र ढूल जी आपसे पूछना चाहूंगी। अगर कुलदीप बिश्नोई जी अपने हल्के में वोट मांगने के लिए नहीं जाएंगे, मैदान में जाना ही होगा, बिल्कुल जाना होगा जनता के बीच वोट मांगने के लिए। अब तक के चुनाव की बात करें, देखिए पहला बड़ौदा उपचुनाव आप लोगों की सीट थी, आप लोग जीते। दूसरा इलाहाबाद की हम बात करें, इनेलो की सीट थी, इनेलो ने जीती। इस बार कांग्रेस की सीट थी, अगर कांग्रेस हारी तो वाकई बड़ा हम कह सकते हैं एक नुकसान तो होगा कांग्रेस के लिए। देखिए कांग्रेस जीतने वाली है, मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त करता हूं। हाँ, निश्चित तौर पर आपकी बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस की हार नहीं होनी चाहिए और होगी भी नहीं। कांग्रेस की सीट थी और रिटेन करने में बिल्कुल सफल होंगे। जनता, आदमपुर की जनता कुलदीप बिश्नोई जी के द्वारा की गई गद्दारी का जवाब जो है वोट की चोट से देने का काम करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। चलिए, सभी का बहुत शुक्रिया, वक्त आप लोगों ने दिया और चर्चा हमने की है आदमपुर महासंग्राम में आज क्या कुछ परिस्थितियां हैं, किस तरह की बयानबाजी है, इसे लेकर हमने बात की है। तो सभी दलों की जीत के दावे हैं, बीजेपी के उम्मीदवार मैदान में हैं, आम आदमी पार्टी भी उम्मीदवार उतार चुकी है, लेकिन जनता किन मुद्दों के साथ, किस मूड के साथ किसे वोट करती है, किसे विधानसभा भेजती है, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।